हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार जो मैंने लेक्चर बनाया था आपको कैसा लगा? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जेनिटेलिया, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया जो फीमेल का है, उसके साथ साथ किडनीज भी डेवलप होती हैं। उसका मैंने आपको पूरा एक संक्षिप्त में बताया था कि कैसे डेवलप होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली आप क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ देखते हैं। पिछला लेक्चर थ्योरेटिकल था, टोटल आपको पता होना चाहिए इस डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आप कोरिलेट कर पाओगे कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आज जो पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम किस तरह से उसको डायग्नोज करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो एबनॉर्मलिटी वो मैं आपको बताऊंगी आज, वो है AMH डेफिशिएंसी। AMH डेफिशिएंसी, AMH डेफिशिएंसी यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि मेल्स में अंदर सर्टोली सेल्स यानी कि टेस्टिस से बनता है, वो एब्सेंट है। अब अगर एक आदमी यानी कि एक बच्चा जो कि लड़का है, XY है, वो अंदर डेवलप कर रहा है और 9th वीक यानी कि 9 हफ्ते के अंदर उसकी जो टेस्टिस बन रही है उसके अंदर सर्टोली सेल्स में से एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए। एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट होगा तो अंदर का जो यूट्रस वगैरह डेवलप होता है फीमेल्स में, वो नहीं होगा और वो एक लड़का नॉर्मल पैदा होगा। अंदर उसके टेस्टिस डेवलप होगा और बाहर उसका पेनिस एंड स्क्रोटम होगा। अब ऐसे बच्चों में जो XY हैं, जीनोटिपिकली मेल है यानी कि XY है, लेकिन उनके अंदर AMH नहीं बना, तो ऐसे केसेस में जो अंदर यूट्रस बन रहा है, जो मुलेरियन डक्ट से यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब बन रही है, ये भी बन जाएगा। तो ये लड़के आते हैं हमारे पास OPD में ये बोलकर कि भाई इनको या तो बच्चा नहीं हो रहा है, राइट, या फिर पेट में दर्द बहुत हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? बाहर से तो दिखने में बिल्कुल आदमी दिखते हैं, ये गायनी OPD में नहीं आएंगे, ये आएंगे सर्जिकल OPD में, या फिर इनफर्टिलिटी अपने वाइफ को लेकर आएंगे, जो भी है आपको मेल इनफर्टिलिटी की तरह प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अंदर उनके यूट्रस भी है, ओवरी नहीं है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, थोड़ा सा वेजाइना का अपर पार्ट है और अंदर टेस्टिस भी है। तो बेसिकली टेस्टिस की भी डक्ट्स हैं, वास डेफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है और यूट्रस की भी ट्यूब बन रही है। अब क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही तो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं बनी। होता है ना कि AMH होता, AMH अगर डेफिशिएंसी नहीं होती, नॉर्मल होता, तो टेस्टिस अच्छे से बनती, टेस्टिस अपनी जगह से बन के नीचे स्क्रोटम पे आती, वास डिफरेंस होता, एपिडिडाइमस होता। अब वो सब तो इनमें बन गया लेकिन प्रॉपरली नहीं बना क्योंकि अंदर फीमेल के जेनिटेलिया भी डेवलप हो गया। तो ऐसे केसेस में या तो उनको दर्द होता है क्योंकि अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर आपस में लिपट जाती हैं डक्ट्स, क्योंकि इतनी सारी डक्ट्स हो गई, जो नहीं चाहिए वो भी आ गई, फीमेल डक्ट्स भी आ गई, तो वो सब आपस में लिपट गई। या फिर अगर टेस्टिस है तो वो नीचे स्क्रोटम तक नहीं गई, वो अंदर कहीं रह गई। तो ऐसे केस में इनफर्टिलिटी, पेन, एब्डोमेन, ये सब बहुत होता है। और ये लोग दिखने में बाहर से बिल्कुल मेल दिखते हैं, बाहर वाले हार्मोन में कोई दिक्कत नहीं है, तो पेनिस एंड स्क्रोटम बढ़िया डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया AMH डेफिशिएंसी। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में क्योंकि इनका कुछ भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है अंदर का, ना इनके मुलेरियन डक्ट ढंग से डेवलप हुई है यूट्रस, और ना ही इनका जो टेस्टिस है वो ढंग से काम कर रही है, तो अगर वो अनडिसेंडेड टेस्टिस पेट में पड़ी हुई है या इंग्वाइनल कनाल में फंसी हुई नीचे नहीं आई है, तो इसको निकालना पड़ता है, इनका कैस्ट्रेशन करना पड़ता है। टेस्टिस निकालनी पड़ती है, अगर यूट्रस अंदर डेवलप हो गया, किसी काम करनी है, दर्द कर रहा है, उसको निकालना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट्स हमेशा इनफर्टाइल रहेंगे, इनका सिर्फ सेक्स ऑर्गन यानी कि पेनिस काम करता है और कुछ काम नहीं करता। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉब्लम लेकर आती हैं जो फीमेल्स आ सकती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गोनाडल रिज की। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गोनाडल रिज डेवलप होती है 5वें हफ्ते के अंदर, जिसके अंदर मीजेनकाइमल सेल्स जाते हैं और ये बाद में ओवरी का शेप ले लेते हैं और इसके अंदर ओवम और ग्राफियन फॉलिकल और ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप करते हैं। ओवरी की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ओवरी में या तो अनडिस्टेंडेड ओवरी हो सकती है, यानी कि ओवरी यहीं रह गई पेट में, जहाँ पर किडनी बनती है वहीं पर बनती है, तो धीरे धीरे नीचे जाती है। बर्थ के समय जब लड़की पैदा होती है तो ओवरीज जस्ट पेल्विस ब्रिम के पास होती हैं, और जब ये जैसे जैसे बड़ी होती है, 12-13 साल की होती है, ये बिल्कुल ओवरीज नीचे यूट्रस के पास पहुंच जाती हैं। तो या तो अनडिसेंडेड रह गई, पेट में ही रह गई। अब ऐसी ओवरीज ऑब्वियसली जैसे टेस्टिस में होता है, अगर वो पेट में रह गई तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से एक्सपोज हो गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि इनको नहीं चाहिए, तो ये ख़राब हो जाती है, ये काम नहीं करती हैं, आगे जाके कैंसर बन सकता है। या फिर कभी कभी ओवरीज डबल बन जाती हैं, जैसे मैंने बताया था यूरेटर डबल बन सकता है, यूट्रस डबल बन सकता है, ऐसे ओवरीज भी डबल बन जाती हैं। पता लगा 2 इधर हैं, एक आध इधर और कहीं है,
इधर उधर कहीं और डेवलप हो गई तो सुपर न्यूमररी ओवरीज बोलते हैं। ऐसे केसेस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर मान लो इनको हिस्टेक्टमी करी, बाद में आपने ओवरी निकाल दी किसी कारणवश की नहीं चाहिए, तो भी इनकी ओवरीज अंदर काम करती रहेंगी। सुपर न्यूमररी ओवरीज बोलते हैं इसको, या फिर एक्सेसरी ओवरीज बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। जितना ओवेरियन टिश्यू उतना ज़्यादा हार्मोन, उतना ज़्यादा ओवुलेशन। आपने कैस्ट्रेशन कर दिया ये सोच के हमने निकाल दिया सब, उसके बाद भी ओवरीज काम कर रही हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट ऐसे केसेस भी आ सकते हैं कि उनके पास ओवेरियन कुछ प्रॉब्लम है। एक बहुत ही कॉमनली देखा हुआ कंडीशन है वो है X0 सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यानी कि दिखने में तो वो लड़की है और जेनेटिकली भी लड़की है क्योंकि XN0 है, यानी कि जो दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है ना वो XX है ना वो XY है, तो ना वो मेल है ना प्रॉपरली फीमेल है। तो फीमेल जैसी दिखती है लेकिन उसका कोई भी ऑर्गन ढंग से डेवलप नहीं होता क्योंकि एक X हार्मोन उसका जो क्रोमोसोम है मिसिंग है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, 5वें हफ्ते में जो ओवरी में जर्म सेल्स घुसते हैं वो घुस ही नहीं पाते इसमें, तो ओवरी ढंग से डेवलप नहीं होती। तो इसको कहते हैं स्ट्रीक ओवरीज। स्ट्रीक ओवरीज यानी कि छोटी छोटी ओवरीज होती हैं जो कि कहीं पड़ी हुई होती है पेट के अंदर, वो काम नहीं करती हैं। उसका स्टेचर भी मतलब हाइट भी कम होती है क्योंकि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कम है, ईस्ट्रोजन से हाइट बढ़ती है तो हाइट कम होती है। नेक जो है थोड़ी सी ऐसी होती है, वेब्ड होती है, ऐसे करके वेब्ड नेक होती है। चेस्ट जो है, ब्रेस्ट ठीक से डेवलप नहीं होती, बहुत दूर दूर होती हैं। और कोआक्टेशन ऑफ एओटा यानी कि जो अंदर एओटा है उसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेसिकली इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स होती हैं, थोड़ी सी मेंटली रिटार्डेड भी हो सकती हैं और इनको बच्चा कभी नहीं होता क्योंकि इनके अंदर कुछ भी चीज़ प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। ओवरीज एकदम स्ट्रीक होती हैं और क्योंकि X0 है तो यूट्रस भी ढंग से डेवलप नहीं होता क्योंकि जो हार्मोन चाहिए मुलेरियन डक्ट को डेवलप करने के लिए वो भी नहीं मिलता। तो X0 सिंड्रोम यानी कि टर्नर सिंड्रोम बहुत कॉमनली देखा जाता है। फिर आते हैं एम्बिगुअस जेनिटेलिया। एम्बिगुअस जेनिटेलिया यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया से ये नहीं पता चल रहा कि लड़का है कि लड़की है। बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर सबसे पहले जेनिटेलिया देखकर बाहर आके बताते हैं कि लड़का है कि लड़की है। कभी कभी बच्चा ऐसा पैदा होता है कि समझ में नहीं आता कि ये लड़का है कि लड़की है। अब आप उसको हिंदी में हिजड़ा बोल लो या इंग्लिश में यूनिक बोल लो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ट्रू अगर हर्माफ्रोडाइट अलग होता है, जो जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्रॉपर हिजड़ा बोलते हैं, वो अलग चीज़ होती है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया किसी भी कारणवश हो सकता है। एम्बिगुअस यानी कि बाहर का जो जेनिटेलिया है, अगर फीमेल है तो वो मेल जैसे दिख रहा है लेकिन पूरा मेल भी नहीं है, और मेल है तो फीमेल जैसा दिख रहा है लेकिन पूरी फीमेल भी नहीं है। ऐसे में क्या होता है, अगर मेल है तो प्रॉपर एक स्क्रोटम होना चाहिए, पेनिस होना चाहिए, बट मेल केसेस में ये स्क्रोटम जो बीच में से कटा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि ये फीमेल का लेबिया है, लेकिन वो ठीक से बना हुआ भी नहीं होता, तो ऐसा लगता है स्क्रोटम ही कट गया है। पेनिस भी जो नॉर्मल साइज होता है उससे छोटा होता है, लेकिन क्लाइटोरिस जो जस्ट अबाउट 1.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए उससे बड़ा होता है, तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया है। इसी तरह से अगर वो फीमेल है, लड़की है, और उसका लेबिया प्रॉपरली नहीं बना है, अगर वो फ्यूज़ हो गए तो ऐसा लगेगा स्क्रोटम है। तो अब फ्यूज़ हो गए, आपस में चिपक गए, तो या तो इन्फेक्शन है तो उसको धीरे धीरे सेपरेट करके उसको फाइमोसिस बोलते हैं। कई बार बच्चे आते हैं ओपीडी में तो हम लोग मदर्स को बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा मसाज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं, और नहीं तो सर्जिकली हल्का सा इंसिजन देके उसको सेपरेट करके बीच में क्रीम लगाने को देते हैं जिससे वापस ना जुड़े। ये तो हो गया एक फाइमोसिस की नॉर्मल फीमेल है, बस किसी वजह से इन्फेक्शन की वजह से जुड़ गया है, जो भी रीज़न है। एक होता है ट्रूली वो जुड़ गया, मतलब कि ट्रू एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, यानी कि पेट के अंदर जो बच्ची पल रही है उसको अंदर मेल हार्मोन से एक्सपोजर मिल गया, यानी कि माँ के अंदर ऐसा कोई ट्यूमर होगा, या फिर बच्चे के अंदर, नॉर्मली बच्चे के अंदर ऐसा कोई ट्यूमर होता है कि बच्चे के अंदर जो मेल हार्मोन बन रहा है एड्रीनल ग्लैंड से बन रहा है। नॉर्मली जो मेल हार्मोन फीमेल्स में आता है वो एड्रीनल ग्लैंड से आता है। एड्रीनल ग्लैंड्स छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं, और वो एंड्रोजन बनाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मेल हार्मोन हर फीमेल में होता है और कुछ काम करता है, इसका कुछ काम होता है। क्या काम होता है? प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, ये सारा एंड्रोजन के हाथ में होता है, ठीक है ना। तो अगर एंड्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस लड़की का जो पेट के अंदर पल रही है उसका विरिलाइजेशन हो जाएगा। विरिलाइजेशन मतलब कि लड़की लड़के में कन्वर्ट हो गई या लड़का लड़की में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाते तो बीच के रह जाते हैं। तो लड़की में क्या होगा, लेबिया फ्यूज हो जाएंगे, ऐसा लगेगा स्क्रोटम बन रहा है, क्लाइटोरिस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि छोटा सा पेनिस बन गया। जो यूरेथ्रा होता है, मेल्स में पेनिस के टिप पे यूरेथ्रा होता है, तो जब यूरेथ्रा नीचे की तरफ होता है जिसको कि हाइपोस्पैडियस बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है, तो इसमें भी क्लाइटोरिस ऐसे शेप ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा कि ये छोटा सा एक पेनिस है जिसको हाइपोस्पैडियस है। इवन लेबिया माइनोरा कभी कभी जुड़े हुए मिलते हैं। लेबिया माइनोरा
टेक्निकली अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के समय पेनिस का नीचे वाला पार्ट बनाते हैं। तो जो मेल्स है उसमें पेनिस का नीचे वाला पार्ट बनता है और जो फीमेल्स है वो लेबिया माइनोरा बन जाते हैं। तो ये भी कई बार फ्यूज हो जाते हैं। तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया यानी कि ना लड़का समझ में आ रहा है ना लड़की, फिर उसका जीनोटाइप करना पड़ता है। बकल स्मीयर से कुछ सेल्स लेके या ब्लड से सेल्स लेके डिटरमिन करते हैं कि भैया ये XX है कि XY है। इसी की एक टर्मिनोलॉजी है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी कि हिजड़ा यानी कि यूनिक यानी कि बीच का, है ना, इसको यही बोलते हैं। तो बेसिकली बीच का क्यों बोलते हैं, क्योंकि या तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट है, ट्रू यानी कि एक्चुअल हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं, अंदर भी और बाहर भी। बाहर मिक्सचर है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, और अंदर मेल की भी है फीमेल की भी, जैसे AMH डेफिशिएंसी है। लेकिन AMH डेफिशिएंसी में अंदर कन्फ्यूजन है, अंदर दोनों है, बाहर की तरफ सिर्फ वो मेल दिखता है और कुछ नहीं। ऐसे केसेस में जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट है उसमें अंदर भी मिक्सचर है दोनों का, कुछ आधा अधूरा, और बाहर भी आपस में मिले जुले कैरेक्टर्स है, लग ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला लड़का है कि लड़की है। फिर होते हैं सूडो हर्माफ्रोडाइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया एम्बिगुअस जेनिटेलिया में। अगर मेल है तो उसका पेनिस ठीक से डेवलप नहीं है, स्क्रोटम थोड़ा सा कटा हुआ है, या फिर उसका पेनिस जो है ऐसे मुड़ा हुआ है, नीचे हाइपोस्पैडियस है, और या फिर अगर फीमेल है तो फिर उसमें लेबिया माइनोरा मेजोरा जुड़े हुए हैं, या फिर क्लाइटोरिस क्लाइटोरोमेगैली हो गया है, मतलब 3 to 4 सेंटीमीटर के बीच में हो गया है। तो हर्माफ्रोडाइट एंड एम्बिगुअस जेनिटेलिया साथ साथ चलते हैं। हर्माफ्रोडाइट ट्रू हो सकता है या सूडो हो सकता है। सूडो है तो या तो मेल है या फीमेल है, वो हमको जीनोटाइप टेस्ट करने से पता चलता है। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अगर मेल है, पेनिस ठीक से डेवलप नहीं है, तो पेनिस को पहली बार सर्जरी से सीधा करेंगे अगर वो मुड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो टेस्टिस को निकालना पड़ेगा। अगर उसका स्क्रोटम में प्रॉब्लम है तो स्क्रोटम को सर्जिकली ठीक करना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी तो ऐसे केसेस में रहती ही रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी ऑर्गन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। फीमेल है तो लेबिया को वापस से जो जुड़ गए हैं उनको वापस से खोलेंगे, क्लाइटोरिस को काट के उसको छोटा करेंगे जिससे एक्सटर्नली वो प्रॉपर फीमेल दिखे। विजाइना में प्रॉब्लम है तो विजाइनोप्लास्टी करेंगे। अंदर इनके क्योंकि ओवरीज और ये सब मिक्स्ड होते हैं तो वो डिपेंड करता है कितना काम कर रहा है। अगर यूट्रस डेवलप्ड है, कुछ चांसेस हैं, हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अनकॉमन है बात है कि भी हार्मोन्स भी नॉर्मल आ गए, ओवरीज भी नॉर्मल है, तो ऐसे केसेस में शायद इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट जनरली ऐसे केसेस इनफर्टाइल होते हैं, ओवरी काम करती नहीं है। अगर अनडिसेंडेड है, पेट में रह गई, नीचे नहीं आए तो उसको निकालना पड़ेगा। यूट्रस के भी छोटे छोटे रेमनेंट्स अगर पड़े तो बाद में दिक्कत देंगे, उसको निकालना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज़। ना मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि मुलेरियन डक्ट का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से प्रॉपरली नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये डक्ट्स दोनों साइड से आती हैं और ऐसे करके फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ होते ही इनके ऊपर का जो है वो डोम शेप हो जाता है, फंडस, और नीचे ऐसे जुड़ते 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 ये सर्विक्स और विजाइना बनाती है। विजाइना का जो अपर पार्ट है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है, जो नीचे का 1/3 पार्ट है वो बाहर साइनोविजाइनल बल्ब से बनता है। अब अगर मुलेरियन डक्ट ठीक से जुड़ी नहीं या जुड़ने के बाद बीच का जो इनकी वॉल है वो एब्जॉर्ब नहीं हुई तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है सेप्टेट यूट्रस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी कि डक्ट्स जुड़ गई, नीचे तक सर्विक्स तक बन गया, लेकिन जो बीच की वॉल थी वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई। तो डिसॉल्व नहीं हुई तो जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, कैमरा डालते हैं, विजाइना के थ्रू सर्विक्स में जाते हैं, तो हमको 2 कैविटी दिखती हैं, बीच में सेप्टम दिखता है। अब कैसे पता चलेगा कि सेप्टम है कि बाइकॉर्नेट यूट्रस है? बाइकॉर्नेट यूट्रस क्या होता है? बाइकॉर्नेट यूट्रस में दोनों डक्ट्स आई लेकिन फ्यूज़ नहीं हुई, वो दूर ही दूर रह गई, वो नीचे जाके ऐसे फ्यूज़ हो गई। तो इधर जो यूट्राइन कैविटी है, हार्ट शेप ऐसे, यूट्राइन कैविटी तो 2 बन गई, नीचे आके सर्विक्स एक हो गया, तो ये एक दिल के शेप का हार्ट बनता है, एक दिल के शेप का यूट्रस बनता है। और इन सेप्टेट और बाइकॉर्नेट में HSG फाइंडिंग सेम होती है। HSG में बाइकॉर्नेट और सेप्टेट यूट्रस एक जैसे दिखते हैं। तो अब इनको कंफर्म करने के लिए लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करना जरूरी है, देखने के लिए कि भाई क्या है। क्यों? क्योंकि सेप्टेट यूट्रस को हम इजीली ठीक कर सकते हैं। नीचे से जो सेप्टा है उसको सिर्फ काटना होता है। अब आप सीजर से काटो या हिस्ट्रोस्कोप से काटो, बड़ा है तो 2 बार में कटता है, छोटा है तो 1 बार में कट जाता है, और ये इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सेप्टेट यूट्रस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती हैं। बाइकॉर्नेट यूट्रस में प्रॉब्लम क्या है कि 2 अलग अलग कैविटीज़ हैं, इनको काट के जोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है, और अगर जोड़ेंगे तो वापस से यूट्रस रप्चर होने के, फटने के चांसेस रहते हैं। तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में पेशेंट को सिर्फ समझाना होता है कि आप रुकिए, वेट करिए, 2-3 बार 4 बार शायद बच्चा आपका ख़राब होगा। जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा हर प्रेगनेंसी में, शायद आपका 4था या 5वां बच्चा आराम से हो जाए। ठीक है, तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में अबॉर्शन के चांसेस, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस जो कि 12 हफ्ते के बाद होते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। तो ये तो हो गया सेप्टेट एंड बाइकॉर्नेट। इनको बोलते हैं लैटरल फ्यूजन डिफेक्ट्स, यानी कि ये साइड से आ रहे हैं। अब ये साइड से आ रहे हैं तो इनको लैटरल फ्यूजन डिफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये लैटरली आ रहे हैं। ठीक है,
और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक डक्ट डेवलप ही नहीं हुई, दूसरी डक्ट डेवलप हो गई। तो एक डक्ट डेवलप हुई तो सिर्फ आधा यूट्रस, आधा सर्विक्स और आधा विजाइना बना, और एक फैलोपियन ट्यूब बनी। उसको बोलते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, यानी कि एक तरफ का यूट्रस बन गया। ठीक है। एक होती है कंडीशन की ये डक्ट्स आई, ये नीचे भी बिल्कुल नहीं जुड़ी, मतलब सर्विक्स पे भी नहीं जुड़ी, पूरी नई एकदम ही अलग अलग ये जाके नीचे विजाइना में इन्होंने एंट्री मारी क्लोएका में। एक विजाइना में दो सर्विक्स दिख रहे हैं, क्योंकि विजाइना तो नीचे साइनोविजाइनल बल्ब से बन गया, उसके अंदर दो सर्विक्स दिख रहे हैं। तो यूट्रस डायडेल्फस, यानी कि एक पतला सा यूट्रस इधर जिसकी ट्यूब अलग है, एक पतला सा यूट्रस इधर जिसकी ट्यूब अलग है, दोनों की सर्विक्स अलग है, दोनों की ओपनिंग अलग है। इसकी भी ऐसा है कि यूट्रस डायडेल्फस की भी जो आउटकम है, ऑब्स्टेट्रिक आउटकम बच्चे अच्छे होने के लिए, वो बहुत पुअर होती है, क्योंकि बहुत पतला सा एक यूट्रस होता है। बड़ा मुश्किल होता है पहली बार तो पेशेंट के लिए कंसीव करना, क्योंकि दो पतले पतले सर्विक्स होते हैं। कंसीव कर जाए तो चांसेस कम होते हैं कि एक्सपैंड करेगा, क्योंकि बायोकॉर्नेट में तो नीचे सर्विक्स कॉमन रहता है, तो सर्विक्स के थ्रू कैविटी के अंदर अच्छा खासा सीमेन और स्पर्म चला जाता है, और चांसेस ऑफ बाइकॉर्नेट यूट्रस डिलीवरिंग बड़ा कॉमन होता है, क्योंकि नॉर्मली एक यूट्रस थोड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। यूट्रस डायडेल्फस में दोनों छोटे छोटे डेवलप हो जाते हैं, और इनके चांसेस कम होते हैं कि आगे प्रेगनेंसी को ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएँ। तो ये भी एक तरह का लैटरल फ्यूजन डिफेक्ट हो गया। तो लैटरल फ्यूजन में यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, यूट्रस डायडेल्फस, ये आ गया। अब होता है वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट्स। वर्टिकल फ्यूजन यानी कि जो नीचे सर्विक्स और विजाइना का जो कनेक्शन है, जो नीचे जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है, उसका डिसॉल्व में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अगर सर्विक्स ही एट्रीजिया हो गया, यानी कि सर्विक्स के अंदर ही कैनलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसको सर्वाइकल एट्रीजिया बोलेंगे। एक होता है विजाइना के अंदर सेप्टम रह गया। अगर वर्टिकल सेप्टम है तो फिर उसको इजीली काटा जा सकता है। अगर ट्रांसवर्स सेप्टम है तो वो डिपेंड करता है कि कितना ऊपर है। अगर नीचे की तरफ है लोअर 1/3 में, तो आप विजाइनली उसको देख के काट सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ है, यानी कि जहाँ पर जो अपर थर्ड और मिडिल थर्ड के बीच में है, तो वो बहुत ऊंचा हो जाता है, उसको नीचे से काटना मुश्किल है, उसको फिर पेट खोल के नीचे विजाइना तक जाके उसको वहाँ से काटना पड़ता है। तो ये तो हो गए वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट्स एंड लैटरल फ्यूजन डिफेक्ट्स। ओके, एक लास्ट कंडीशन और होती है इनमें, जिसको कि बोलते हैं DES एक्सपोजर, यानी कि डाई इथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल का एक्सपोजर। अब ये एक ड्रग है जो कि पहले ज़माने में बहुत दी जाती थी पेशेंट्स को। ये एक तरह का ईस्ट्रोजन है, हार्मोन है, जो कि अगर पेट के अंदर बच्ची पल रही है और माँ को ये ड्रग दे दी गई, तो बच्ची के अंदर विजाइनल कैंसर हो सकता है, और बच्चे के अंदर यूट्रस की शेप पूरी ख़राब हो सकती है। टी शेप यूट्रस बन जाता है, यानी कि अंदर की जो कैविटी जो ऐसी होनी चाहिए, नाशपाती की शेप की पायरी फॉर्म, वो बिल्कुल ऐसी और ऐसी रहती है। तो टी शेप यूट्रस में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बच्चे को ठीक से डेवलप कर पाए, या फिर बच्चा पहली बात तो बच्चा ठहर पाए, और बच्चा ठहरता है तो एबॉर्शन हो जाता है, और ऐसे केसेस में इन बच्चों को बहुत जल्दी विजाइनल कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये ड्रग पूरी तरह से पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट से बैन हो चुकी है। वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट यानी कि जब सर्विक्स और विजाइना आपस में मिल रहे हैं, और प्लस जब विजाइना की जो ऊपर का हाइमेन है, इसको भी डिसॉल्व होना है, या उसके अंदर एक ओपनिंग आनी जरूरी है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड प्यूबर्टी के समय पास हो सके। एक ये भी कंडीशन होती है जो वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट में आती है, जिसको बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। बड़ा कॉमनली देखा जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो नीचे की जो हाइमेन है वो इतना थिक है, उसमें एक छोटा सा भी होल नहीं है कि ब्लड भी बाहर आ सके। नॉर्मली तो हाइमेन कहते हैं कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद रप्चर होता है, बट ये सारा मिसनोमर है। ये सारे पॉइंट्स अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हाइमेन साइकिलिंग से भी रप्चर होता है, स्विमिंग से भी रप्चर होता है। कभी कभी बच्चे खेलते खेलते अपने विजाइना में कुछ डाल देते हैं, फिंगर डाल देते हैं या कोई टॉय डाल देते हैं, तो उससे भी रप्चर हो जाता है। तो हाइमेन का रप्चर होना इस चीज़ का संकेत नहीं है कि ये वर्जिन है कि नहीं है, बट मेन बात ये है कि उसमें एक छोटी सी ओपनिंग होनी चाहिए मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए। तो अगर ये नहीं है तो इन बच्चों में क्या होता है कि 11-12 साल पे जब इनको पीरियड शुरू होता है, तो इनको हर महीने पेट में दर्द होता है, क्योंकि ब्लड आता है, लेकिन ब्लड को निकलने का रास्ता नहीं है। तो 4-5-6 महीने के बाद जब वो ब्लड काफ़ी कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर पीरियड में करीब 40-50 ml ब्लड निकलता है, तो 50 ml करते करते 5-6 महीने में जब वो 300 ml या 250 ml हो जाता है, तो उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। तब उसको दर्द ज़बरदस्त होना शुरू होता है, और नीचे भी जो मेम्ब्रेन है हाइमेन की, वो इतनी मोटी एकदम फूल जाती है, क्योंकि अंदर ब्लड भर गया है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो डॉक्टर के पास आती है, तो नीचे हम जब देखते हैं तो इतना बड़ा ब्लूइश एक स्वेलिंग दिखती है, पेट पे भी स्वेलिंग दिखती है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, सिंपली उसको एनेस्थीसिया देते हैं और नीचे छोटा सा एक कट लगाते हैं, दैट्स इट। क्रूशिएट कट लगाते हैं, जिसको प्लस का साइन बोलते हैं। सिंगल कट नहीं लगाते, कहीं ऐसे वापस से बंद ना हो जाए, तो ऐसे और ऐसे करके कट लगाते हैं प्लस के साइन का, उसको क्रूशिएट बोलते हैं। और इससे फटाफट ब्लड सारा बाहर निकल जाता है, पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। शुरू में ब्लड खूब सारा आता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा कलेक्टेड, एकदम डार्क
ब्लैकिश ब्लड आता है क्योंकि बहुत दिनों से कलेक्टेड होता है, बट 2 दिन के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाती है क्योंकि जितना कलेक्शन आ जाता है। इसको खुला छोड़ते हैं, कोई टाँका नहीं लगाना क्योंकि आपने हाइमन को जो उसकी नॉर्मल जो एक ओपनिंग होती है वो आपने खोल दी। दैट्स इट, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है और हर महीने उसको वापस से पीरियड आना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलती है वो है अनडिसेंडेड ओवरी। ये मैंने कई बार बताया पहले भी, अनडिसेंडेड ओवरी बहुत सी अदर एबनॉर्मेलिटीज़ में भी देखने को मिलती है। ऐसे केसेस में अगर ओवरी ऊपर है नीचे नहीं है तो इसको अपेंडिक्स से कंफ्यूज किया जा सकता है। कोई भी पेन अगर हुआ तो लगेगा अपेंडिक्स का पेन है, हो सकता है ओवरी का पेन हो, या फिर इंटेस्टाइन, यानी कि क्योंकि पूरी पेट में तो आते हैं तो ओवरी कहाँ है, ऊपर है कि साइड में है कि इधर है, ऐसा लगेगा कि आंतों में पेन है। कभी अगर ओवरी एनलार्ज हो गई, कोई सिस्ट बन गई या कोई ट्यूमर बन गया तो लगेगा इंटेस्टाइन का ट्यूमर है। तो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करना, तो एमआरआई और सीटी स्कैन से डायग्नोज होता है। सोनोग्राफी कई बार फेल हो जाती है, पता नहीं चलता, और ऐसे केसेस में ओवरी को निकाल देना चाहिए। जिन लोगों की ओवरीज काम कर रही हैं, जिनके अंदर अंडे बन रहे हैं, इससे पहले कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उनके अंडे निकाल के उसको फ्रीज कर देना चाहिए। उसको बोलते हैं विट्रीफिकेशन। जो आईवीएफ सेंटर्स हैं जहाँ पर परख नली बच्चा होता है उसमें इसके अंडे निकाल के फ्रीज कर देते हैं। और आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है, स्पेशली उन बच्चों में जिनको कि टाइम से पहले ओवेरियन फेलियर हो गया, शादी भी नहीं हुई या शादी के जस्ट बाद लगा कि ओवरीज ख़त्म हो रही हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका अंडा लेके फ्रिज में डाल देते हैं। तो जब वो बच्चे के लिए तैयार होती हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो एग को निकाल के आईवीएफ के थ्रू उनके पेट में डाला जा सकता है। इवन जिन लोगों को कैंसर हुआ है अर्ली एज में, जिनके पेट में रेडियोथेरेपी जा रही है, तो अपने को पता है रेडियोथेरेपी से ओवरी तो ख़त्म हो जाएगी, तो ओवरी को इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए, या फिर पेल्विक रेडिएशन कर रहे हैं, अगर अनडिसेंडेड ओवरी नहीं भी है, मान लो ओवरी सही जगह पे है और हम वहाँ पर पेल्विस में रेडिएशन दे रहे हैं कैंसर की वजह से, तो ओवरीज को या तो पेट के अंदर डाल देते हैं उठा के, और अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो उसको उसके एग्स निकाल के उसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे कि बाद में जब ज़रूरत हो तो इसको हम स्टिमुलेट करके एग बना के इसको फर्टिलाइज करके स्पर्म के साथ एक बच्चा बना के पेट के अंदर डाल सकते हैं, यूट्रस के अंदर, या तो मदर की यूट्रस के अंदर या फिर किसी सरोगेट के। तो एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। लास्ट जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एब्नॉर्मेलिटी, वो है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, AIS, यानी कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। AIS या TFS ये दोनों सेम है। अब इसका क्या मतलब है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन से नाम समझ में आ रहा है कि टेस्टिकुलर यानी कि वो एक्चुअली मेल है बट दिखता फीमेल है, फेमिनाइज हो गया है। ओके, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये एम्बिगुअस जेनिटेलिया नहीं है, ये हिजड़ा नहीं है, ये बेसिकली एक लड़का है XY जिसके अंदर जो हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, जिसकी वजह से अंदर टेस्टिस बनती है और बाहर पेनिस और स्क्रोटम बनता है, वो काम नहीं कर रहा है तो अंदर हार्मोन, लेकिन उसके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इनसेंसिटिव हो गया। अब अंदर क्या हुआ, अंदर टेस्टिस डेवलप हुई, टेस्टिस बनी क्योंकि XY है, टेस्टिस में से AMH निकला तो उसने मुलेरियन डक्ट को तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक नॉर्मल लड़के में मुलेरियन डक्ट नहीं चाहिए, तो मुलेरियन डक्ट तो ख़त्म हो गया, तो यूट्रस तो बना नहीं, लेकिन उसके अंदर टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन बन रहा है वो हार्मोन एक्ट नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर इसको एक्ट करना है वहाँ पर एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्योंकि इसके रिसेप्टर्स नहीं है तो अंदर टेस्टिस भी नहीं बनी ढंग से, और बाहर जो इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस और स्क्रोटम, वो सब बनते हैं बिकॉज ऑफ एंड्रोजन। तो जब एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन काम ही नहीं कर रहे तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल जैसा बन गया। तो बेसिकली जो अंदर की जो मुलेरियन डक्ट है वो तो AMH की वजह से ख़त्म होती है, और जो बाहर की जो फैक्टर्स हैं, अगर टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं है या एंड्रोजन काम नहीं कर रहा है तो बाहर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वो फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो लड़का है लेकिन बाहर से बिल्कुल सुंदर लड़की दिखता है, उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है अच्छे से, उसका विजाइना होता है, विजाइना का वो पार्ट होता है जो मुलेरियन डक्ट से नहीं बनता, यानी कि लोअर 1/3 ब्लाइंड विजाइना होता है, अंदर ओपनिंग कुछ नहीं होती, तो एक छोटा सा एक सैक होता है विजाइना का, और दिखने में एकदम नॉर्मल फीमेल होती है, सुंदर सी, लेकिन अंदर उसके ना टेस्टिस है, ना ओवरी है, ना यूट्रस है। और अगर उसका जीनोटाइप चेक करेंगे, उसका बकल स्मेयर लेंगे, ब्लड चेक करेंगे, तो वो एक्चुअली मेल है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में अगर टेस्टिस डेवलप हुई है क्योंकि छोटी सी तो टेस्टिस डेवलप होगी अंदर, क्योंकि वो उसी में से AMH निकलेगा, क्योंकि वो XY है, तो उस टेस्टिस को निकालना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली अब अपनी पूरी ज़िंदगी फीमेल की तरह बितानी है, क्योंकि उसके लुक्स पूरे फीमेल वाले हैं, अंदर कुछ नहीं है उसके। अगर विजाइना डेवलप नहीं है तो विजाइना को थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है सर्जरी से, या डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, मैकिन्डोज विजाइनोप्लास्टी बोलते हैं इसको, जिसमें कि यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में स्पेस बना के प्लास्टिक सर्जन जाते हैं और एक नया विजाइना बना के, मैंने पिछली बार बताया था, नया विजाइना बनाते हैं, उसके अंदर एक टिश्यू लगाते हैं जिससे कि वो वापस से बंद ना हो, और शादी से पहले ऐसा करते हैं जिससे बराबर डायलिटेशन होता रहे 2 महीने बाद, ठीक है ना। तो
ऐसे केसेस में क्योंकि अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं, टेस्टिस पड़ी हुई है जो किसी काम की नहीं, टेस्टिस को निकाल देते हैं जिससे आगे जाके कैंसर ना डेवलप हो, और इनको अच्छे से काउंसल करते हैं कि आप फीमेल हैं और आपको फीमेल की तरह ही रहना है। जेनेटिकली तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो क्रोमोसोम उसमें XY है वो कुछ नहीं कर सकते, बट वो पूरी तरह से फीमेल है क्योंकि उसका एंड्रोजन काम नहीं कर रहा। आज मेल और फीमेल में जो थिंकिंग के डिफरेंसेस आते हैं, जो बॉडीली डिफरेंसेस आते हैं, वो सिर्फ हार्मोन की वजह से। तो इस लड़के में हार्मोन काम ही नहीं कर रहा, तो वो लड़की दिख रहा है, उसकी थिंकिंग भी लड़की जैसी है, तो उसको ऐसे ही सिखाया जाता है कि लड़की की तरह ही रहना है। मैंने आपको बताया था कि मुलेरियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट और मेटानेफ्रिक डक्ट ये सब साथ साथ डेवलप होती हैं। तो अगर मुलेरियन डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो मेटानेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट में भी प्रॉब्लम होगी। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट से यूरेटर बनता है और मेटानेफ्रिक डक्ट से किडनी बनती है। तो बहुत कॉमन है कि MRKH जो सिंड्रोम है, MRKH मेयर रॉकेटैंस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम, MRKH सिंड्रोम यानी कि मुलेरियन एब्नॉर्मेलिटीज़ जो मैंने आपको बताई थी, लैटरल फ्यूजन एंड वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट्स, उसके साथ रीनल एब्नॉर्मेलिटीज़ यानी कि किडनी और यूरेटर की प्रॉब्लम्स, और साथ में स्केलेटल प्रॉब्लम्स यानी कि बोनी प्रॉब्लम्स भी बड़ी कॉमन है, और ये बहुत कॉमनली देखी जाती है मुलेरियन एजेनेसिस के साथ, यानी कि जिसमें यूट्रस डेवलप ही नहीं हुआ। ओके, अब हम आते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है फीमेल में, क्योंकि ये सब साथ में डेवलप हो रहा है। क्लोएका के अंदर रेक्टम और एनस भी डेवलप हो रहा है, किडनी एंड यूरेटर भी हो रहा है। तो किडनी और यूरेटर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? किडनी एक्टोपिक हो सकती है, यानी कि ओवरी अगर यहाँ से नीचे नहीं गई तो उसको अनडिसेंडेड ओवरी बोलते हैं, और अगर किडनी नीचे रह गई, ऊपर नहीं आई, तो उसको एक्टोपिक किडनी बोलते हैं, या फिर पेल्विक किडनी बोलते हैं, यानी कि वो नीचे ही रह गई जहाँ डेवलप हुई है। तो ओवरी को ऊपर से नीचे जाना है, किडनी को नीचे से ऊपर आना है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। तो किडनी के अंदर एक्टोपिक हो सकती है, किडनी सुपर न्यूमररी हो सकती है, किडनी दो तो इधर है ही, एक और बीच में कहीं डेवलप हो गई है तो एक्स्ट्रा किडनी हो सकती है। यूरेटर कई बार दो दो बन जाते हैं। भाई आपने पता लगा सर्जरी करी, हिस्टेक्टोमी के समय यूरेटर कई बार डैमेज हो जाता है, आपको तो लग रहा है मैंने यूरेटर बचा लिया, दोनों सही हैं, लेकिन वो कोई तीसरा यूरेटर था, आपको पता ही नहीं, वो कट गया और उसको वो हो रही है, लीकिंग हो रही है पेशेंट को। तो डबल यूरेटर या फिर एक्सेसरी यूरेटर, कई बार यूरेटर ब्लैडर में ना खुल के सीधे यूरेथ्रा में खुलता है। अब यूरेथ्रा में खुलेगा तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्टली यूरिन बहता रहेगा, तो पेशेंट को ट्रू इनकॉन्टिनेंस होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है यूरेथ्रा की और यूरिनरी ब्लैडर की और किडनी की और यूरेटर की। ये चार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मीजोनेफ्रिक डक्ट और मेटानेफ्रिक डक्ट से बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्रस के पीछे होता है रेक्टम और एनस। अब रेक्टम तो डेवलप होता है चलो इंटेस्टाइन के साथ, बट जो एनस है वो तो क्लोएका से बन रहा है। क्लोएका का जो पीछे वाला पार्ट है जो रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के पीछे, वहाँ से बन रहा है। तो या तो बच्चों में इम्परफोरेट एनस होता है, इम्परफोरेट एनस काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चा अगर 24 घंटे के तक पॉटी नहीं करता है तो बच्चों के डॉक्टर वेट करते हैं, और अगर नहीं करता है तो उसको हाथों हाथ सर्जरी में ले जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो अंदर की गंदगी वो भरती रहती है। या तो बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी हो तो बात अलग है, अगर पॉटी नहीं करी है और बाहर निकलने के बाद भी 24 घंटे में पॉटी नहीं हुई है तो ये डेंजरस होता है, और इसको हाथों हाथ सर्जरी करके इसको रास्ते को नीचे से काट के खोल देते हैं। जैसे इम्परफोरेट हाइमन होता है वैसे ही इम्परफोरेट एनस होता है, और ये बड़ा ही इजीली डायग्नोज हो जाता है और बड़ा ही इजीली सर्जरी भी हो जाती है। खतरनाक नहीं होता है अगर टाइमली सर्जरी हो जाए तो। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि एनस और रेक्टम के बीच का कनेक्शन, यानी कि रेक्टम के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, रेक्टम से कैनल, क्योंकि रेक्टम तो इंटेस्टाइन से बन रहा है। ये केसेस डेंजरस होते हैं क्योंकि रेक्टम अगर कोई पार्ट उसका ख़त्म हो रहा है या बिल्कुल ही बंद है, उसको काट एनस के साथ जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, और कई बार ऐसे केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि लाइफ का डेंजर हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में रेक्टम को काट के पेट पे खोलते हैं, पेट पे कोलोस्टोमी जैसा कुछ कर देते हैं जिससे पॉटी यहाँ से आए, और बाद में जब वो रिपेयर करने के लायक होता है तो उसको नीचे एनस के साथ रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तीसरी कंडीशन जो होती है वो ये है कि भाई एनस जगह पे नहीं खुल रहा है, कहीं और खुल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक एनस, यानी कि जहाँ पर खुलना चाहिए वहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन जैसा दिख रहा है, एक ऐसा लग रहा है डिम्पल है कि यहाँ होना चाहिए, बट एनस एक्चुअली खुल रहा है वेजाना में, वेजानल एनस, या फिर वेजाना में नहीं खुल के वेजाना और एनस के बीच में जो पेरिनियम होता है, जो पार्ट होता है वहाँ पर कहीं खुल रहा है, तो उसको बोलते हैं पेरिनल एनस। या फिर कभी कभी एनस वहाँ पर भी खुलता है जहाँ पर खुलना चाहिए, और साथ में कहीं ना कहीं और एक्टोपिक उसकी ओपनिंग होती है। या फिर कई बार जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, रेक्टम कई बार सीधे यूरेथ्रा में खुल रहा है। तो मतलब ये अजीब अजीब सी जो प्रॉब्लम्स हैं, अजीब अजीब सी जो कंडीशंस हैं जहाँ पर गलत चीज़ गलत जगह जुड़ जाती है, ये सारी चीज़ें कई बार देखने को मिलती है। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन इम्परफोरेट एनस है। तो आज हमने क्या पढ़ा?
आज हमने पढ़ा कि कैसे डेवलपमेंट के समय कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ सकती है, कौन सी चीज़ जुड़ने के बाद कैनलाइज ना हो, अंदर की दीवार ना उसकी टूटे, और किस तरह से पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे मेल और फीमेल में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो गाइज़, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए। जल्द ही मैं नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगी, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं हार्मोन्स में, ओवरी में, यूट्रस में, हम ये पढ़ेंगे अगली बार। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।